हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है एकदम अच्छे होंगे। मैथ्स का पेपर भी आपका बढ़िया आया था, लेकिन बस एक क्वेश्चन ऐसा था जो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया था। वो निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन दे दिया था। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत आसान था, बट वो आपका सिलेबस का ही नहीं था ना। आपने कभी उस टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं? और जूनियर लेवल की जब आप तैयारी करेंगे 6 to 8 के टीचर के लिए, तब वहाँ पर उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे। 10th क्लास का वो क्वेश्चन था कहीं ना कहीं। तो बस वही क्वेश्चन आपका 2 नंबर में एक ऐसा आ गया था जो आउट ऑफ सिलेबस था। बाकी क्वेश्चन सारे आपने पढ़े थे, कर सकते थे। जैसे साइंस का पेपर एकदम दिल खुश करने वाला था, वैसे ही मैथ्स का पेपर भी आपका दिल खुश करने वाला ही पेपर था। और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ऋण पूर्णांक संख्या है -3/5। तो भाई ये तो है नहीं, क्योंकि परमेय संख्या में आ जाएगी P/Q के रूप में। 0 तो है नहीं। उसके बाद -5, यही ऋण पूर्णांक है, और ये तो रूट में लिखा है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। तो आंसर रहेगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्ती है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। 9, 12 और 18 3 से डिवाइड कर देते। 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 छक 18, फिर 3 से जाएगा। 3 एकम 3, यहाँ पर तो 4 का 4 ही रहेगा, और 3 दूनी 6, फिर 2 से चला जाएगा। 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से जाएगा। 1, 1 और 1। तो यहाँ पर देख लो, 3 तिरका 9 और 2 दूनी 4, 4 निम 36। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? 22/12, 0.78 पाई। जैसे ही पाई दिखा फिर तो कुछ करना ही नहीं था भाई। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और इसको मैंने कल जब वो पढ़ाई थी क्लास आपकी MCQ वाली, तो वहाँ बोला भी था पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 9.5 स्क्वायर का मान है। तो मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताई होगी कि जिनका इकाई का अंक 5 हो उनका वर्ग कैसे करते हैं। तो 9.5 में किसका गुणा करना था? 9.5 का ही गुणा करना था। तो भाई इकाई के अंक क्या है? 5 5 है। 5 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 5 25। इसमें बताया था 1 प्लस कर दीजिएगा, कितना? 9 और 1 कितना? 10 हो गया। 10 का गुणा कर दो 9 में, तो 10 निम कितने? 90। तो 90 25 होगा। दशमलव लगा लो, 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव। तो आपका मान निकल के आएगा 90.25। कहाँ दिया है? फर्स्ट ऑप्शन ही है, 90.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 40 से 45 का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह है। तो 45 हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। लंबाई आपकी दी गई थी 10 मीटर, और चौड़ाई आपको दी गई थी यहाँ पर 6 मीटर, और ऊंचाई यहाँ पर बोली गई थी क्या? 5 मीटर। कुछ नहीं, सूत्र लगाना था। चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा था। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? चारों दीवार का क्षेत्रफल। शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि अब तो पेपर हो चुका है आपका, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। 2 बोला था मैंने। इसकी ट्रिक याद रखो, आयत का परिमाप और उसमें गुणा कर दो ऊंचाई का। तो 2L + B × H, वैल्यू रख देंगे। 2L का मान है 10, B का मान है 6, और H का मान कितना है? 10। तो 2, 10 और 6 कितने हो गए? 16 हो गए, और यहाँ पर 10 का 10 ही रहेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा, H का मान 5 है, सॉरी 5 है, यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा। 1 सेकेंड रुकना, इरेज करो। 5 यहाँ पर रखो। 5 × 5, 5 दूनी कितना? 10 हो जाएगा, और 10 और 16 कितना हो जाएगा? 10 का 16 में गुणा करेंगे 160। तो यहाँ पर कर देते हैं 5 दूनी 10 × 16, टोटल आंसर आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है सभी का क्वेश्चन ये हो गया होगा। आंसर कितना आएगा इसका? 160। वापस आते तो यहाँ मैं इसका आंसर लिख देती हूँ 160 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 15 है, एक संख्या दूसरी की 4 गुनी हो तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 15 है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। बोला है कि एक संख्या दूसरी की कितनी है? 4 गुनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना संख्या बराबर क्या? माना एक संख्या हमने मान ली x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी इसकी 4 गुनी, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 4x। क्वेश्चन में बोला है कि जो संख्याएं हैं ना उनका योगफल दिया है, तो प्रश्नानुसार आपका लग जाएगा x + 4x बराबर कितना? 15 दिया था। 15, 4 और 1 कितना? 4 और 1 कितना? 5x हो जाएगा, बराबर 15। x बराबर 15/5।
5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी निकल आई? 3। एक संख्या निकल आई है 3, तो एक संख्या का मान हो गया 3, और दूसरी कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 3, यानी कि 4 तियाँ 12 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 3,12। कितना आंसर रहेगा? 3,12। ठीक है, दो संख्याएं कौन सी हो गई? 3,12। तो आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जगह ही नहीं है। पेपर जिसने सॉल्व किया है ना, पूरा का पूरा पेपर पे ही कर दिया। चलो, 3,12, इसका आंसर कितना है? 3,12। क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया। बड़े घन का आयतन ज्ञात करना है। दो घन थे और उन दोनों घन को पिघलाया तो और बड़ा घन बना दिया। तो सीधी सी बात है, इस घन का आयतन और प्लस इस घन का आयतन बराबर किसका होगा? बड़े घन के आयतन के। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बड़े घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन बराबर छोटे छोटे घनों का आयतन। छोटा घन कौन सा है? पहला 6 सेंटीमीटर का है। और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब। तो भाई भुजा कितनी है? 6 भुजा है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा। और दूसरे घन की भुजा कितनी है? 4 है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब क्या होता है? 6 × 36, और 36 में 6 का, यानी कि 216। मुझे याद है क्यूब, इसलिए मैं कर नहीं रही, सीधे मैंने 216 लिख दिया। 4 का क्यूब होता है 64। 4 चौक 16 चौक 64। ऐड कर दीजिएगा, 6 4 10 हो जाएगा। हाथ से लेख 6 और 1 7 और 1 8 और 2 का 2, 280 और सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा आंसर। समझ में आ गया? बड़े घन का पूछा था, और ये बड़ा घन किससे बनाया गया था? ये बड़ा घन बनाया था दो छोटे छोटे घनों को मिला करके। तो बड़े घन का आयतन दो छोटे छोटे घनों के आयतन का योगफल होगा। इसीलिए यहाँ पर इसको दोनों घनों के आयतन को निकालिए और उनको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन। x + 1/a दिया गया है। क्या क्वेश्चन है ये? एक सेकेंड रुकिएगा। अब क्वेश्चन देखिए, x + 1 है। बड़ा बड़ा करके मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर मुझे ही क्लियर ये दिख नहीं पा रहा है। क्वेश्चन है आपका x + 1/a। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है x - a। इसको हल करना है, तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सबसे पहले x का मल्टीप्लाई किस में? x में करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो आपका आ जाएगा x × x, यानी कि x²। इसके बाद x का मल्टीप्लाई करो -a में, तो क्या होगा? फिर आपका बन जाएगा माइनस का ax। अगली कंडीशन में 1/a का मल्टीप्लाई x में करेंगे, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 1/ax। और फिर हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1/a का मल्टीप्लाई -a में। तो जब 1/a का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करने जा रहे हैं? -a के साथ करेंगे, तो a से a कैंसिल, कितना बचेगा? -1 बचेगा। तो वो -1 यहाँ लिख दिया जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप क्या करें, एलसीएम ले लो। तो सब एलसीएम जब लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा a आ जाएगा, और सभी में ऊपर a का गुणा हो जाएगा। तो ऊपर आपका बनेगा ax² माइनस का a² प्लस का 1 और माइनस का a। तो ये भी आंसर आपका सही है, और चाहे तो अगर आपने ऊपर वाला लिखा है तो वो भी सही है। दोनों ही आंसर ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको दूसरे तरीके से आप क्या करते? 1/a बाहर लिख देते तो भी सही था। कोई भी तरीके से लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 89 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है? क्या बोल रहा है? 89 के अंकों को बदल दिया जाए। 89 थी संख्या, इसके अंक बदलेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी? 98 बन जाएगी। अब पूछा जा रहा है कि 98 89 से कितनी अधिक है? तो सीधी सी बात है, 98 - 89 कर दीजिएगा। 18 में से 9 गए, कितना बचा? 9 ही बचा। इधर हो जाएगा 0। कितनी अधिक है? 9 अधिक है। तो इसका आंसर रहेगा 9। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? इसको मैं नीचे सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11 क्वेश्चन नंबर है। बोल रहा है साइकिल के पहिए की त्रिज्या, यानी कि आर की वैल्यू दी है। आर कितना है? 21 सेंटीमीटर।
21 सेंटीमीटर ही था, एक बार चेक कर लेते हैं। आर कहाँ गया, 21 सेंटीमीटर। 100 चक्कर लगाने में पूछ रहा है, तो मैंने बताया था कि जब पहिया है और ये जब एक चक्कर लगाता है तो इस पॉइंट से चला, और जब आगे दूरी तय करेगा तो ये अपनी परिधि के बराबर ही दूरी तय करता है। जो पहिया है ना, अपनी परिधि के बराबर, तो सीधी सी बात है, एक चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी, एक चक्कर में तय दूरी, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, अपनी परिधि के बराबर। परिधि के बराबर यानी कि 2 पाई आर। 2 पाई का मान कितना, 22/7 रखिए। आर का मान कितना, 21। 7 से काटो, 7 तियाँ 21। ठीक है, 3 दूनी 6, और 6 से हम जब इसमें 22 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर ये सॉरी सेंटीमीटर दूरी ये तय करेगा एक चक्कर में। लेकिन हमसे तो पूछा है 100 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 चक्कर में तय दूरी। 100 चक्कर में तय दूरी, 100 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर की दूरी और गुणा जितने चक्कर लगाने वाला है, 100 लगाने वाला है, तो आंसर बनेगा 13200 सेंटीमीटर। इतनी दूरी ये तय करेगा। मीटर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते थे, तो मीटर में कितना बन जाता, 132 मीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर रहेगा 132 मीटर, या फिर सेंटीमीटर में लिखोगे तो सेंटीमीटर में भी यहाँ आंसर लिख देती हूँ, 132 मीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर में 1300 सेंटीमीटर। जैसे अगर यहाँ छोड़ के आए तो भी सही है, यहाँ छोड़ करके आए तो भी सही है। ठीक है, दोनों आंसर सही हैं। यहाँ पर अगर बाउंडेशन देता कि आप मीटर में ही आंसर निकालो या सेंटीमीटर में, तो वहाँ पर फिर आपको करना पड़ता, लेकिन यहाँ कोई गलत नहीं है, जो आप करके आए दोनों ही चीज़ें सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर के संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। तो बारंबारता सारणी आपको बनाना सिखाया था, और संचयी बारंबारता निकालना आपको पता ही है कैसे निकालते, वो भी बताया था आपको। तो 5 का वर्ग अंतराल ले लेते, क्या 0 से 5 शुरू करते, 0 से 5। ठीक है, इसके बाद क्या 5 से 10, 5 का लेना था, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20। उसके बाद काउंट करना था कि कितने अंक आ रहे हैं। अब 0 से 5 के बीच देखो कौन कौन सा अंक आ रहा है, केवल 1 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले तो अंक, पहले आंकड़े लिखे जाएंगे, उसके बाद यहाँ लिखी जाएगी बारंबारता। चाहे तो आप आंकड़े ना लिखते, सीधे सीधे बारंबारता लिख देते। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते क्या, बारंबारता, और यहाँ पर हम हेडिंग डालते वर्ग अंतराल। अब देखो 0 से 5 के बीच कितना, केवल 1 अंक आ रहा है, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। 5 से 10 के बीच देखिएगा, तो 5 से 10 के बीच केवल 1 अंक आ रहा है, 8, तो इसके नीचे भी 1 लिखेंगे। इसके बाद 10 से 15 के बीच देखो कितना आ रहा है, केवल 11 आ रहा है, तो इसके नीचे भी 1 ही अंक आएगा। 15 से 20 के बीच देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, तो 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। इसके बाद आंकड़ा आगे चलेगा 16 से 20, 16 से 20 कह रही हूँ, 25 से, नीचे क्या कर रही हूँ मैं, 20 से 25, फिर चलेगा 25 से 30, फिर 30 से 35, और लास्ट कहाँ ख़त्म होगा, 50 पे जाके ख़त्म होगी। अंतिम संख्या 48 है सबसे बड़ी, तो 50 पे जाके ख़त्म करना पड़ेगा। 20 से 25 में कितने अंक आ रहे हैं, देखो 20 से 25 में कहाँ, तो 20 से 25 में कितने आ रहे हैं, एक तो 20 आ रहा है, और कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, बाकी बड़े हैं, तो केवल 1 लिखा जाएगा। 25 से 30 में देखिए कितने आ रहे हैं, 25 से 30 में एक 26 आ रहा है, एक 27 आ रहा है, एक 28 आ रहा है, 3 अंक आ रहे हैं, तो यहाँ 3 अंक लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से आपके बारंबारता सारणी बनेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका, अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो बताइएगा, मैं इसको प्रॉपर आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिए मैं प्रॉपर समझा ही देती हूँ, वरना फिर ये रहेगा कि अरे बताया नहीं और चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। चलिए तो देख लीजिए, इस तरीके के वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता लिख देंगे। इसके बाद आप लोगों ने क्या किया होगा, 5 का अंतराल बोला था ना, तो क्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या 4 है, तो 0 से 5 के बीच में आने वाली है, तो 0 से 5 का अंतराल लेंगे। बस अब शुरू कर दो, 0 से 5, 5 से 10, फिर आ जाएगा क्या 10 से 15, 10 से 15 का अंतराल, फिर 15 से 20 का चल जाएगा, फिर 20 से चलेगा कहाँ 25 तक का, फिर 25 से 30, 30 से 35, 5 का ही लेकर के चलना है, फिर 35 से क्या 40, फिर
40, फिर 40 से 45 और लास्ट 45 से 50, क्योंकि 48 हमारे पास संख्या दी थी। अब काउंट करो, जो बड़ी संख्याएं होती हैं, बड़ी का मतलब है जैसे 5 है तो 5 जो है वो आपका अगले अंतराल में जाएगा। ये मैंने चीज़ आपको पहले ही करी थी क्लियर। तो यहाँ 4 है तो 4 किस में आएगा, 0 से 5 वाले अंतराल में। बारंबारता क्या हो गई इसकी, 1 हो गई। इसके बाद 5 से 10, 5 से 10 वाले आंकड़े में कौन सी संख्या आएगी, केवल 8 आएगी। तो इसकी बारंबारता भी क्या हो गई, 1 हो गई। अब बात आती है 10 से 15 वाले में। तो 10 से 15 में कौन कौन से आंकड़े आ जाएंगे, 11 आएगा केवल, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, 1 बारंबारता। अब बात आती है 15 से 20 में। तो 15 से 20 में कौन कौन से आंकड़े आ सकते हैं, फटाफट से देखिएगा। 15 से 20 में, तो 15 से 20 में 15 भी आएगा, 16 भी आएगा। 15 और 16 आ रहा है तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला आंकड़ा आपका क्या है, नेक्स्ट आंकड़ा है आपका 20 से 25। तो 20 से 25 में देखिए कौन कौन सी संख्या आ सकती है, 20 आ सकती है। इसके बाद और कोई दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे 1 है, 1 लिखा जाएगा। नेक्स्ट आंकड़ा है 25 से 30। तो 25 से 30 में 25 और 25 से बड़ी संख्या आएगी। तो 25 और 25 से बड़ी संख्या है कौन कौन सी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 25 से बड़ी। तो एक तो 26 मिल रही है यहाँ पर, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, ये सब आएंगी, 26, 27, 28। तो 3 है तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, 3 लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आंकड़ा है 30 से 35 वाला। तो 30 से 35 के बीच क्या आ रही है, 32 आ रही है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया जाएगा। इसके बाद आते 35 से 40। 35 से 40 के बीच में क्या आ रहा है, कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं दी है तो 0 हो जाएगा। 40 से 45 की बात करते हैं तो 40 से 45 में क्या आएगा, 40 वाला आंकड़ा, तो यहाँ पर 1 लिख दिया जाएगा। इसके बाद 45 से 40 के बीच 48 लिखा हुआ है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। संचयी बारंबारता यहाँ पर लिख दो इसको इस तरीके से, 1 फिर ऐड करते हुए 1 और 2 कितना, सॉरी 1 1 2 हो जाएगा, फिर 2 और 1 3, फिर 3 2 5, ठीक है, 5 और 1 6, 6 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 1 10, 0 सॉरी 10 का 0 से 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 और 1 11, 11 और 1 12, इस तरीके से आपके आंकड़े चलेंगे। तो टोटल 12 ही होंगे यहाँ पर, देख लेना जरा काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से आपकी सारणी बननी थी, ठीक है। यही सारणी बनाने को आई थी और कुछ नहीं आया था इसमें, ठीक है। इसको आप देख के चाहे भले ही वह घबरा गए हो, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत बढ़िया हलवा क्वेश्चन था एक तरीके का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आ जाइएगा 13 क्वेश्चन नंबर पे। तो 13 क्वेश्चन नंबर क्या है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। कल के ऑब्जेक्टिव क्लास में ही मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है और वहाँ बोला भी था हेक्टेयर की यूनिट ज़रूर याद कर लो, क्वेश्चन अगर आएगा तो ज़रूर वो ऐसे पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं, क्या बोला था कि आयत का क्षेत्रफल दिया था क्या, 0.75 हेक्टेयर। सबसे पहले क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया था 0.75 हेक्टेयर, हेक्टेयर दिया था आपको। और कोई सी भी एक भुजा दी थी, तो एक भुजा को L मान लीजिए, और L आपको कितनी दी गई थी, यहाँ पर 250 मीटर दी गई थी क्या, L। तो जाहिर सी बात है आपको हेक्टेयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं क्षेत्रफल होता क्या है आयत का, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, आपको B निकालना है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल रखो कितना, 0.75, वो भी यूनिट के साथ में, हेक्टेयर। अगर यूनिट हटा देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा उसी वक्त। 250 मीटर इंटू बी। अब आपको लिखना था कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर। कल ही ये चीज़ बताई थी। बस अब एक हेक्टेयर की जगह क्या रख दो, 10,000 वर्ग मीटर। तो यहाँ आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई 10,000। उसके बाद 250 को अपॉन में ले आओ तो यहाँ आ जाएगा 250, इधर बी रहेगा, दशमलव हटाया 0 लग गया। इसके बाद 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 या 75, और 3 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर। तो बी यानी कि चौड़ाई कितनी निकल के आ गई है, 300 मीटर निकल के आ गई है। चाहे चौड़ाई मानो चाहे कुछ भी मानो, दूसरी भुजा पूछी थी तो दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी, 300 मीटर आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया था कि x इंटू वाई माइनस जेड इक्वल एक्स वाई। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखती हूँ इस क्वेश्चन को। 14 क्वेश्चन आपका दिया था x मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड, और दिया था आपको कि
क्या है, एक्स वाई माइनस का वाई जेड, ये आपको सत्यापित करना था। और यहाँ पर क्या मान दिए थे, एक्स बराबर आपको दिया गया था 2/3 इक्वल वाई इक्वल दिया था 5/2 कॉमा जेड इक्वल दिया था माइनस का 3/2। तो आपको क्या करना था, आपको ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके ये बता देना था कि दोनों पक्ष यानी कि LHS और RHS पक्ष क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो आप क्या करें, x का मान LHS पक्ष में रख दीजिए। मैं दोनों पक्षों को साथ में लेकर के सॉल्व करूँगी। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। x की जगह क्या रखेंगे हम, x की जगह रखेंगे 2/3। कौन से, इस वाले x की जगह। तो यहाँ पर रखते हैं हम 2/3 मल्टीप्लाई का साइन, y की वैल्यू कितनी है 5/2, z का मान कितना है, z का मान है माइनस का 3/2 और माइनस पहले से ही लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3/2 रखा जाएगा। इसके बाद इक्वल x का मान कितना है 2/3 है, y का मान कितना है 5/2 है और उसके बाद माइनस का साइन, सॉरी यहाँ एक्स जेड होगा, एक्स जेड, क्वेश्चन गलत नोट कर दिया मैंने। ठीक है, x का मान कितना है, x का मान यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था 2/3 और z का मान कितना है माइनस का 3/2, तो ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का 3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आकर के। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे इस कंडीशन में, 2/3 का 2/3 ऊपर ये जुड़ जाएंगे, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8/2 बराबर, यहाँ पर आते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 5/3 माइनस, अब देखो बाहर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, अंदर बाहर दोनों जगह माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 3 6 और नीचे भी 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 3 6 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया यहाँ पर और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 8/3 और यहाँ क्या बचा 5/3 प्लस 1, एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ 8/3 रहेगा, यहाँ एलसीएम लिया कितना आया 3, 5 + 3 तो यहाँ कितना निकल आया 8/3 बराबर 5 3 8/3, दोनों पक्ष बराबर हो गए यानी कि LHS बराबर क्या हो गया RHS। और बस यही प्रूफ हमसे करवाया गया था और हमने ये प्रूफ कर दिया, इति सिद्धम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्यापित करने को बोला था, दोनों पक्ष हम बराबर लेकर के आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फार्म हाउस में इतनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में इतने पेड़ लगे हुए हैं, ज्ञात कीजिए फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कितने पेड़ों की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन में पेपर में बोला गया है आपको कितने पेड़ हैं, वहाँ पर पेड़ की संख्या दी गई है x + 2y, पेड़ की संख्या सॉरी पंक्ति की संख्या, पहली बात तो पंक्तियां दी गई हैं, पंक्ति कितनी दी गई हैं x + 2y पंक्तियां दी गई हैं और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में इतने ही पेड़ है जितनी की पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ बराबर, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ भी कितने हैं x + 2y, दो पार्ट आए थे इसमें। तो पहला पार्ट पूछा गया था कि कुल पेड़ बराबर, तो कुल पेड़ क्या होंगे, जितनी पंक्ति हैं उसमें पेड़ की संख्या का मल्टीप्लाई कर दो, तो x + 2y में कितने का मल्टीप्लाई, x + 2y का ही मल्टीप्लाई करना था, कर दीजिएगा। x का x में करेंगे हो जाएगा x², चाहे तो आप देख पा रहे दोनों सेम ब्रैकेट है, क्या कर दो x + 2y का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो कितना मान आएगा, तो मान आपका आएगा x² + 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 × a की जगह x और b की जगह 2y और प्लस y², और y² क्या है 2y का होल स्क्वायर, पूरा रख रही हूँ एक एक वैल्यू, x² + 2 दूनी 4 xy और प्लस 4y², ये तो संख्या हो गई किसकी, कुल पेड़ की संख्या, यानी कि टोटल पेड़ तो वहाँ पर इतने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी दूसरा पार्ट अब हम पढ़ते हैं कि दूसरा पार्ट क्या बोला था। सेकेंड पार्ट बोला था कि x = 3 और y = 2 हो तो पेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी, x = 3 और y = 2, तो चाहे तो आप ये मान कौन से में रख दें, यहाँ पर रख दें तब भी सॉल्व हो जाएगा, चाहे तो आप ये मान स्टार्टिंग में रख दें तब भी सॉल्व हो जाएगा, तो मैं स्टार्टिंग में ही रख रही हूँ जिससे आंसर मेरा आसानी से निकल आएगा। तो पंक्ति बराबर, पंक्ति का क्या था x + 2y पंक्तियाँ थी ना,
बस x की जगह 3 रखा और y की जगह 2 रखा, तो यहाँ पर कितनी पंक्तियाँ आ जाएंगी? 3 + 2 दूनी 4, यानी कि पंक्तियाँ कितनी आ गई? 7 पंक्तियाँ हैं। और बोला पहले ही गया था जितनी पंक्ति हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ बराबर पेड़ भी कितने हैं? 7 पेड़ हो जाएंगे, तो कुल पेड़ अब यहाँ से सीधे निकल आएंगे। कुल पेड़ बराबर क्या हो जाएगा? जितने पेड़ उतनी पंक्ति, तो 7 × 7 बराबर 7 × 7 = 49। तो इसमें यहाँ पर पेड़ कितने होंगे? 49 पेड़ होंगे। संख्यात्मक रूप में 49 मान निकल के आएगा, और वैसे कितना निकल के आएगा? x² + 4x + 4y²। 2 मान आएंगे इस क्वेश्चन के, क्योंकि 2 क्वेश्चन थे यहाँ पर। तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी है? अंकों में मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अंकों में मान निकल के कितना आएगा? 49। ठीक है, अंकों में मान कितना आ गया? 49। और वैसे कितना मान निकल के आया? वैसे निकल के आया x² + 4y²। देखो 4xy + 4y², आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, जो समझाया वही आंसर निकल के आया। ठीक है, ये 2 मान निकल के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, बस यही क्वेश्चन एक था जो क्या था? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, लेकिन सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं दिया था, तो खैर समझा तो मैं ये क्वेश्चन भी देती हूँ। देखिएगा, बिंदु यहाँ पर दिए थे 0,4, 0,-4 और 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना देते हैं। एक ट्रायंगल हमने ये बना दिया, और इस ट्रायंगल में निर्देशांक दिए। ये जो टॉपिक है वो निर्देशांक ज्यामिति से पूछा गया है, और ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा 10th क्लास में, और जिनके पास नहीं रही होगी उन्होंने तो पढ़ा भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन है ना, ये बेसिक में वैसे ही नहीं आते हैं ये वाले। तो निर्देशांक पहले मैं लिखती हूँ, 0,4 था, एक 0,-4 था, और एक था 6,0। तो इनको मैं नाम देती हूँ x1 y1, और इसको नाम देंगे x2 y2, और इसको नाम देंगे x3 और y3। ठीक है, ये नाम देंगे। अब ऐसी जब कंडीशन होती तो निर्देशांक ज्यामिति में ऐसे जब निर्देशांक दिए होंगे ना, उस टाइम पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, शायद कुछ कुछ याद आएगा, जैसे मैं लिखूंगी 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस का y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस का y1 और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस का y2। अब आपको बस वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा। सबसे पहले 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है? तो x1 का मान है यहाँ पर 0। x1 का मान क्या है? 0। ब्रैकेट स्टार्ट। y2 कितना है? -4 है। कंपेयर करते हुए रखते हुए चलिए। y3 कितना है? 0 है, तो माइनस का 0 हो जाएगा। प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 0 है। ब्रैकेट में y3 का मान कितना? 0, और y1 का मान कितना? -4। सॉरी, 4 था, यहाँ माइनस पहले से ही लगा था, तो 4 यहाँ रख दिया। प्लस आते हैं, x3 की वैल्यू कितनी है? 6 है। y1 का मान कितना है? 4 है, 4 रख दिया। और y2 का मान कितना है? -4 है, माइनस पहले से लगा था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात? चलो अब सॉल्व करने की बारी आती है। 1/2 ब्रैकेट के बाहर ही 0 लगा हुआ है, तो यानी कि 0 का जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस, सेम यहाँ भी 0 है, और जैसे ही 0 का मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा। तो 0 सॉल्व करने का मतलब ही नहीं बनता यहाँ। तो 4 अगर सॉल्व करके आएगा, -4 उसमें 0 का गुणा करोगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ क्या है? बाहर 6 और अंदर क्या है? 4 4 8, तो गुणा हो जाएगा 8 का। अब देख लीजिए यहाँ क्या बचेगा? 1/2, 0 0 ऐड होके तो 0 ही रहेंगे, और 6 8 48 डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो 24 आपका वर्ग इकाई निकल के आएगा। ठीक है, वर्ग मात्रक, वर्ग इकाई कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया जाता निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, कंपेयर करके मैंने बस वैल्यू रखी है, और मैं आपको फिर से एक बार ऐसे समझा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। x1 का मान कहाँ था? ये रहा।
0, तो वो मैंने यहाँ पर 0 रख दिया था। इसके बाद y2 कहाँ पर है, y2 रहा यहाँ पर, तो y2 की वैल्यू रखेंगे। उसके बाद y3 कहाँ है, यहाँ है, तो y3 की वैल्यू रखी जाएगी। ऐसे ही फिर आप ढूंढ ढूंढ के x2 y3 इन सब की वैल्यू रखते जाएंगे और वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैंने माने वही मानो, इसको आप x2 x3 मान लेंगे तो फिर मान अलग हो जाएगा। जैसे आपने इस पॉइंट को क्या माना हुआ है, x2 y2, आंसर सेम आएगा हर कंडीशन से, ठीक है। आंसर किसी भी कंडीशन से अलग नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। आप चाहे किसी को भी x माने, किसी को भी x1 माने, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समरूप हैं, तो PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है और नोट्स में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिला होगा। देखिए यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा भी गया है आपसे। कुछ भी आपसे तो यूनिट भी चेंज नहीं की, मतलब उन्होंने संख्याएं भी नहीं बदली। 2 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, देख लीजिएगा 2 सेंटीमीटर, 2.8 और 3 सेंटीमीटर। यहाँ क्या दिया गया था, 1.5 सेंटीमीटर, सेम 1.5 सेंटीमीटर यहाँ दिया था। ये क्वेश्चन आपका आया था, कुछ इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बट मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ कंडीशन क्या लगती है, यहाँ कंडीशन लगती है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये त्रिभुज है ABC और ये त्रिभुज क्या है, PQR, आपको बोला है कि त्रिभुज ABC किसके बराबर है, PQR के बराबर है, तो ये वाली भुजा का अनुपात इससे बनाओगे, इसका इससे बनाओगे, तो आपका बनेगा ऐसे, AB अनुपात PQ बराबर AC अनुपात PR। ऐसे करके अनुपात जब आप रखते हैं तब ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसको भी मैं समझा देती हूँ भाई, वैसे तो मैंने कराया हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या बोला था, ABC की जो है वो क्या है, PQR की शेष भुजाएं क्या समरूप हैं। तो देखो AB कहाँ पर है, ये रही, इसका किससे रेशियो बनेगा, PQ से बनेगा, ठीक है। जो जो रेशियो दिए हैं उसी को लेकर के चलना। तो देखो AB रेशियो किससे बनाएंगे, PQ से, तो AB अपॉन PQ बराबर, अब दूसरी भुजा कौन सी दी गई है, नीचे ये वाली दी गई है 3 सेंटीमीटर और ये वाली दी गई है कितनी, 1.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर रखेंगे BC अपॉन QR, ठीक है। वैल्यू दी है, AB की वैल्यू दी है 2 और PQ का पता नहीं, PQ तो निकालनी है। इसके बाद BC की वैल्यू दी गई है 3 और QR की दी गई है 1.5। कितनी दी गई है, 1.5। डेसिमल हटाओ, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 15 दूनी 30। तो यहाँ से कितना मान निकल करके आ जाएगा आपका PQ का मान निकल करके आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड में, और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ अच्छे से बता देती हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ 3 था और यहाँ था 1.5। कितना था, 1.5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसान रहेगा। तो यहाँ पर करते हैं PQ मल्टीप्लाई 3 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1.5। तो यहाँ से PQ बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.5/3। दशमलव हटाया, 0 लग जाएगा, 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 2 से 2 काटेंगे तो PQ का मान कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक भुजा तो निकल के आ गई क्या, 1 सेंटीमीटर। PQ भुजा का मान कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। सेम इसी प्रकार से जब आप PR भुजा निकालने जाएंगे तो PR भुजा का मान निकल के आएगा 1.4 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 1.4, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। मेथड चाहे तो यहाँ से देख लेना, ठीक है। ये रहा पूरा मेथड और ये इसका मेथड रहा। आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट, एक घन की कोर की लंबाई दी गई है क्या, 12 सेंटीमीटर। तो उसके आयत का आयतन और विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। सब कुछ ज्ञात करने को बोला। घन की कोर की लंबाई यानी कि घन की भुजा दी है, और घन की भुजा कितनी दी है, घन की भुजा दी है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात आयतन निकालते हैं। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि
की ए क्यूब, और ए का मान कितना है 12, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब होता है 17 28, तो 17 28 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा आयतन। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 में 12 का गुणा करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा। इसके बाद आते हैं विकर्ण की लंबाई निकालनी है, तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा √3, भुजा √3, भुजा है 12 और √3, तो घन का विकर्ण कितना आ गया 12 √3 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब लास्ट क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है निकालने का, 6a², तो बस वही लगा देना, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला 6a²। 6a कितना दिया है 12 दिया है, 12 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 12 का स्क्वायर कितना 144, 6 का गुणा कर दो 6 चौक 24, हाथ से लगी 2, 6 चौक 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, सही करें ना, 6 चौक 24, 24 2 26 की 6 हासिल 2 और 6 एकम 6 और 2 कितने 8, तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, कितना 864 सेंटीमीटर स्क्वायर घन का संपूर्ण पृष्ठ, और ये रही इसकी क्या विकर्ण, और ये रहा इसका आयतन। तो टोटल 18 क्वेश्चन आए थे, पेपर ओवरऑल बहुत बढ़िया था, बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा था, जो कौन सा मैंने बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 16, भाई पता नहीं कहाँ से डाल दिया, तो आपका सिलेबस का ही क्वेश्चन नहीं था, बस बाकी सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया आए थे। ठीक है, तो उम्मीद है पेपर आपका बढ़िया हुआ होगा, बस इस 2 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ करके, और बाकी के क्वेश्चन देखो ऐसा होता है कि एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, इसी बात का तो पेपर है, तो उसको लेकर के वो नहीं होइएगा थोड़ा सा निराश, बाकी क्वेश्चन बढ़िया थे, आप करके आए ना अच्छा, बस उसी पर अपने रहिएगा। चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।